ये अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नहीं, फिगर इसका देखने के लायक है। टू आइडेंटिकल कॉइल्स, आइडेंटिकल एक जैसा, एक जैसा, टू आइडेंटिकल कॉइल्स each of radius r and having number of turns n are lying perpendicular planes such that they have common center. Find the magnetic field at the center of the coils if they carry current equal to I and √3I respectively. एक में करंट I है, दूसरे में √3I है। ये देखते हैं दो आइडेंटिकल कॉइल, मतलब एक ही जैसा साइज वाइज सब बराबर है। तो एक कॉइल जो है हम लोग ऐसे बना लेते हैं, इस पे नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, रेडियस सब बराबर है, आइडेंटिकल है। तो एक करंट हम लोगों ने ऐसे ले लिया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और एक जो दूसरा कॉइल है उसका सेंटर भी यही है, उसका सेंटर भी यही है, मगर वो दूसरे प्लेन पे है। ठीक है ना? ये इस तरह से है। एक में करंट ऐसे जैसे ऊपर से नीचे का सर्कुलर लूप है, तो एक हॉरिजॉन्टल लूप है ऐसे। कितनी बात में आगे चले पीछे चले, जो सर्कल में चल रहा है, जैसे वो ये वाला जो लूप चल रहा है, मान लो इसका करंट चल रहा है इस तरह से, तो यहाँ से ये करंट ऐसे जा रहा है इसका, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर लेंगे, अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज करते हैं, जो एंटी वर्क क्लॉकवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसको करेंगे तो यहाँ से जब जाएगा तो ये लूप किधर है, ये देख लिए, ये जो लूप है ऐसे बना हुआ है, इस दीवार पे बना हुआ है, सर्कुलर रिंग है ये वाला। करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो जैसे हमने थंब ऊपर रख दिया तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पीछे से इन करेगा और हमारी तरफ इधर की तरफ निकल के आएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं दे रखा है तो हम लोग चॉइस के हिसाब से, जिससे फिगर में अच्छा है, तो हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज ना करके क्लॉकवाइज कर लेते हैं। इससे एक फ़ायदा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत आराम से दिखेगा हमें, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने उस वायर पे रखा था, ठीक है, और वहाँ पे इस पर हमारा सर्कुलर लूप है, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो अब हम लोग अगर उसको उठा के इस पर ला दूँ कोई फ़र्क तो नहीं है, सर्कल ऐसे ही है। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम लोग अब क्लॉकवाइज पे ऐसे पढ़ के ऐसे लगाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, बाहर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक लाइन। तो इसका जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये B1 ले लेते हैं, इसकी वजह से होगा ना इसका डायरेक्शन। ये अगर हम लोग लेंगे इस सर्कुलर लूप में, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज से ऐसे रखा तो ये इधर से इन करेगा और ये आउट करेगा, तो आउट वाला हमारा इधर की तरफ जा रहा है, तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है इसको, ठीक। अब ये जो रिंग है इसका, इसमें करंट जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल रिंग है, ऐसे रिंग है, हॉरिजॉन्टल पे ऐसे, ठीक है। अगर मान लो करंट इस तरह से जा रहा है, ये वाले इस डायरेक्शन से, ठीक है, तो करंट कैसे जाएगा, यहाँ पे हम लोग लेंगे तो ये ऐसे दिखाएंगे, तो ये इधर से इन करेगा और ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऐसे इन करके ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे B2 इधर दिखाएंगे। कितनी बात सुने, ठीक। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोगों ने इसको ले लिया ताकि एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सके हम लोग। एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, एक लूप से इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दूसरे लूप से इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर, दोनों कॉइल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों पे 90 का एंगल बन रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब दो वेक्टर का रिजल्ट निकालते हैं तो याद है कैसे निकालते हैं, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। जो R निकालते थे
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये हम लोगों ने होल रूट ऐसे निकालते थे। ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का है। पी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। cos थीटा उन दोनों के बीच में कितने का एंगल है। अब यहाँ पे ये दोनों 90 के एंगल पे है, तो ये cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे P की जगह पे B1 ले लेते हैं, Q की जगह पे B2 ले लेते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड B से दिखाएंगे B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर होल रूट, इसके हिसाब से अरेंज कर दिया। कितनी बात समझ में, आगे चले पीछे चले, ठीक है। आगे चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे कितना होता मैग्नीट्यूड, आगे चले। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, अभी तो बताया था। इसे मैं मिटा दूँ, इसे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, ये समझ में आ गया। ये करंट तो पता है, ये I एंड √3I है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना बनेगा, वो हम लोग सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है बी एट सेंटर का फॉर्मूला है μ0/4π 2πNI/r, ऐसे लेते हैं हम लोग। ये तो याद करने के लिए वैल्यू याद रहता है, लेकिन हम लोग चाहें तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो यही फॉर्मूला जो होता है μ0NI/2r हो जाता है। कितनी बात सुन, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म भी लिख सकते हैं और ये कंप्लीट फॉर्म भी लिख सकते हैं। कितनी बात सुन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग। B इज इक्वल टू μ0NI/2r का स्क्वायर, ये B1 की जगह पे आ गया है, ये B1 की जगह पे, और ये B2 की जगह पे क्या होगा μ0NI/2r का स्क्वायर, फिर इसका रूट ले लिया हम लोगों ने। ये हमने I1 I2 इसलिए किया कि करंट में अलग अलग है, एक I है एक √3I है, बाकी सब एक जैसे हैं। अब क्या होगा कि जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, सिर्फ I1 I2 अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सबको बाहर निकालें, I1 I2 का स्क्वायर एक तरफ रखते हैं। बात समझ में आ रही है। तो क्या हो जाएगा, ये μ0N/2r, ठीक है, होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। μ0N/2r का होल स्क्वायर बाहर निकाल लिया, और यहाँ से बचेगा I1 I2 का होल स्क्वायर, और ये रूट में ही रह गई है, अंदर में हम लोगों ने ऐसे कर दिया, ठीक है। आगे चले पीछे चले, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। क्योंकि अगर करंट डिफरेंट नहीं होता तो यही था, यहाँ पे 2 आ जाता है। I1 अगर सब एक जैसे होते, अगर सब एक जैसे होता, अगर I1 I2 के बराबर होता तो क्या होता 2, और ये होता μ0NI/2r का, ठीक है ना, होल स्क्वायर होल रूट। ये अगर I1 I2 बराबर होता तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन I1 I2 अलग अलग है, कुछ बात सुन रही है। तो इसीलिए फिर हमें इसको कॉमन ले लिया, जो कॉमन टर्म था I1 का और I2 का, ये इसका भी स्क्वायर बचेगा, इसका भी स्क्वायर बचेगा, तो दोनों का स्क्वायर कर लिया। ये गलत हो गया, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका होल स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि I1 पे स्क्वायर आएगा, ये I2 पे स्क्वायर आएगा। कितनी बात सुन में। अब यहाँ पे I1 का वैल्यू I ले लेंगे, और ये √3I हो जाएगा। कितनी बात सुन में, μ0N/2r का होल स्क्वायर, और ये I है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और ये √3I है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। √3 का स्क्वायर तो 3I स्क्वायर आ जाएगा,
ये टोटल 4i² हो जाएगा, ठीक है, ये रूट पड़ा हुआ 4i² हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4, ये 4 बाहर निकाल दिया, और ये आएगा म्यू नॉट n i² नहीं i/2r का होल स्क्वायर, होल रूट, ऐसे बन जाएगा। ये i² है, ये भी i² होगा, तो यहाँ पे ये भी स्क्वायर है, तो सारे स्क्वायर को एक साथ कर दिया, कॉमन स्क्वायर कर लिया, i को भी अंदर कर लिया, और 1 + 3 4 हो गया 4, ये 2 बाहर निकल जाएगा ये, और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये 2 म्यू नॉट n i/2r, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का। कितनी बात सुन में, इसे नोट कर लीजिए। ये बस इस तरह का छोटा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था, कोई ज़्यादा वो नहीं है। फॉर्मूला याद है आपको, क्या यूज़ करते रहिएगा इसको। 1-2 सवाल इस तरह के और हैं, देख लेंगे इस शेप के। अदरवाइज़ अगला जो क्लास करेंगे उसमें जो है नेक्स्ट जो है एम्पियर सर्काइटल लॉ है, सोलेनोइड है, और सोलेनोइड के साथ टोरॉइड भी है, प्लस अमीटर है, वोल्टमीटर है, उसका गैल्वेनोमीटर है, उसके क्वेश्चन आप करेंगे। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन है तो कर लेंगे उसको।